Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day और आशा करता हूँ कि आज का हमारा सारा लेक्चर सही टाइम पर आएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में करंट अफेयर्स को जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। और आज जो करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 19 अगस्त 2020 के रहने वाले हैं। इसके ठीक बाद हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आएगा और उसके बाद हमारा डेली करंट अफेयर्स शो होगा, जो ये तीनों लेक्चर हमारा पर डे आता है। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, यानी बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके जान लेते हैं कि बीएसएफ क्या होता है। बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के बारे में मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन कल के डेली करंट अफेयर्स शो में मैंने दिया है और काफी अच्छे से मैंने वहां पे बीएसएफ का रोल भी समझाया है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। किसके द्वारा हुआ था ये भी मैंने बताया था, हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में बेस्ड है। तो चलिए अब देखते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ के रूप में किसे चुना गया है। कौशिक खोना, राकेश अस्थाना, राजीव बंसल, वी के जोरी। मैंने सुबह भी बताया था वो एक्स सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगाए गए थे उस टाइम के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा जी के द्वारा। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा राकेश अस्थाना जी होगा। ये फॉर्मर सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर रह चुके थे। 2018 में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था सीबीआई से, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे करप्शन का, ब्राइबरी का। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, जिसके बाद उन्हें बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल चुना गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग जान लेते हैं ये कौशिक खोना जी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है। क्योंकि ये हाल फिलहाल में बने हैं सीईओ ऑफ गो एयर के। ठीक है, राजीव बंसल जी के बारे में देख लेते हैं। ये भी हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया। एमडी का मैंने फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और वी के जहर जोहरी ये जो है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, यानी पूर्व महानिदेशक ये थे। इनको रिप्लेस करके राकेश अस्थाना जी को ये पोस्ट मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। रिसेंटली इंडिया हैज लॉस्ट पंडित जसराज। हुआ जी, हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हुआ है। वह कौन थे? क्लासिकल सिंगर यानी शास्त्रीय गायक, मलयालम लिरिसिस्ट यानी मलयालम गीतकार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खेल पत्रकार, उर्दू पोएट उर्दू कवि। क्या थे वो पंडित जसराज जी? तो वो एक क्लासिकल सिंगर थे। ये काफी प्रोमिनेंट सिंगर थे। उनकी मौत जो हुई है यूएसए में हुई है। वो चूंकि लॉकडाउन में वो यूएसए में ही फंसे हुए थे, तो उन्होंने वहां ही स्टे करना ज्यादा समझदारी का काम समझा। सो उनकी निधन हो गई है कल ही। सो हमें खेद है उनके निधन पे, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट पर्सन थे। वो खासकर अगर क्लासिकल सिंगिंग के मामले में देखें तो उनका नाम जो होता है हमेशा टॉप पे आता है। चलिए अब देख लेते हैं, हाल ही में एक मलयालम लिरिसिस्ट का भी डेथ हुआ है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था चुनाकर चुनाकर रामन कुट्टी। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जी के मेनन जी। ये सब देखिए रिपीटेड न्यूज ही आपको मिल रहा है। उर्दू पोएट राहत इंदौरी जी, ये रिपीटेड न्यूज है। हाँ, मुझे लगता है 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है और आपको यहीं पर इसका आंसर याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। हु हैज रिटन द बुक कोरोना कविता काल, यानी कोरोना कविता काल पुस्तक किसने लिखी है? वेंकैया नायडू जी ने, पी श्रीधरन पिल्लई ने, नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन ने? तो ये जो लिखा गया है पी एस श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन है? ये मिजोरम के गवर्नर हैं, यानी कि ही इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के ये राज्यपाल हैं, उनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। और इस बुक को लॉन्च किया गया है सीएम ऑफ मिजोरम के द्वारा। सीएम ऑफ मिजोरम अभी कौन है? ये हैं आपके जोरम गंधा जी। इनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा कोरोना कविता काल के बारे में। अब देखते हैं वेंकैया नायडू जी ने हाल फिलहाल में कौन सी पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कनेक्टिंग
कम्युनिकेटिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। ये बुक उन्होंने लिखी थी 3 साल अपने ऑफिस में पूरा होने के उपलक्ष्य में, और इसे लॉन्च किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल फिलहाल में एक बुक लिखी गई थी, वो थी आपकी एग्जाम वॉरियर, और इसे लॉन्च किया गया था घावर चंद गहलोत जी के द्वारा। इसे लॉन्च किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा भी हाल फिलहाल में लिखा गया एक कोविड कथा। सो ये सब आप याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमारे लिंक को, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। Which city of India stays at the top in matter of surveillance by CCTV कैमरा? यानी सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी के मामले में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? इंदौर, मुंबई, पुणे या फिर हैदराबाद? तो ये जो टॉप पे बना हुआ है, हैदराबाद टॉप पे बना हुआ है। अगर टोटल लिस्ट देखें तो 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं। कहाँ? हैदराबाद शहर में। और वर्ल्ड के मामले में अगर इसको देखें तो ये 16th रैंक पे रहता है सीसीटीवी कैमरे के मामले में, यानी कि इन मैटर ऑफ सर्विलेंस बाय सीसीटीवी कैमरा। चलिए, ये तो हो गया हमारा हैदराबाद के बारे में, इंडिया के बारे में। अगर वर्ल्ड के बारे में हम लोग जाने तो वर्ल्ड में टॉप पे कौन सा कंट्री है? तो वर्ल्ड में टॉप की कंट्री है चाइना। चाइना की एक कंट्री है ताइवान। यहाँ 4.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। यानी ये सर्विलेंस के मामले में बाय सीसीटीवी कैमरा चाइना का ताइवान कंट्री टॉप पे आता है, जहां 4.5 लाख सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। और ये जो लिस्ट तैयार किया गया, ये लिस्ट तैयार किया गया है ब्रिटेन की एक कंपनी कॉम्पेरिटेक के द्वारा। ये लिस्ट तैयार किया गया है। चलिए, अब थोड़ा सा ऑप्शन की ओर चलते हैं। इंदौर हाल फिलहाल में क्यों न्यूज में था? तो सबसे स्वच्छ शहर के मामले में इंदौर टॉप पे था। ठीक है। मुंबई, फिल्म क्षेत्र में आपको मालूम है फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यही है। सबसे ज्यादा क्या? फिल्म इंडस्ट्री के नाम से, बॉलीवुड के नाम से मुंबई को ही जाना जाता है। पुणे अभी टॉप पे था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग में पुणे टॉप पे था। तो ये हो गया हमारा चौथा न्यूज। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, जो कि है विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड देयर डायमंड जुबली। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। हाल ही में किस संस्था ने अपनी डायमंड जुबली मनाई है? और डायमंड जुबली कब मनाया जाता है? जब आपकी 60th एनिवर्सरी हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट के उद्घाटन की या फिर किसी और चीज की, लेकिन वो 60वीं एनिवर्सरी रहनी चाहिए। कई लोग 75th एनिवर्सरी को भी बोल देते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर इंस्टीट्यूशन के केस में देखें तो 60th एनिवर्सरी को बोला जाता है। तो ये आईटी मद्रास, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी गुवाहाटी, किसके द्वारा ये डायमंड जुबली मनाई गई है? तो ये मनाई गई है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। और जिसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के जी के द्वारा किया गया, वो भी लाइव वेबिनार में। तो ये न्यूज क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायमंड जुबली कौन सेलिब्रेट कर रहा है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमिंग टू बूस्ट सर्विलेंस कैपेबिलिटी अगेंस्ट enemy warship, इंडियन नेवी टू अर्जेंटली बाय हाउ मेनी शिपबॉर्न ड्रोन्स। यानी कि दुश्मन के युद्ध तोप के खिलाफ निगरानी क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य भारतीय नौसेना तत्काल कितने शिपबॉर्न ड्रोन खरीदना चाहता है? तो ये कितने शिपबॉर्न ड्रोन हाल फिलहाल में भारत खरीदना चाहता है या इंडियन नेवी खरीदना चाहता है? ऑप्शन आपके पास 10, 9, 8 या फिर 11। तो ये जो इंडियन नेवी के द्वारा प्रपोज किया गया है, 10 शिपबॉर्न ड्रोन को प्रपोज किया गया है, जिसका टोटल लागत लगाया जाएगा 1240 करोड़ रुपए की। इससे भी ज्यादा अधिक के बजट है इसका। और इसका मेन काम है क्या? इंडियन ओशियन में
दुश्मन युद्ध तोपों पर निगरानी रखने के लिए, यानी कि इंडियन ओशियन में ज्यादा से ज्यादा सर्विलेंस करने के लिए, इंडियन ओशियन को सिक्योर करने के लिए ये शिपबोर्न ड्रोन का यूज किया जाएगा भारत सरकार के इंडियन नेवी के अंदर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन हैज कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने उत्तर पूर्वी राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया है। वो किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। क्योंकि ये चारों के चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर में पियर ब्रिज का निर्माण किया गया, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट पियर ब्रिज का निर्माण किया गया। तो जब ये न्यूज में आ गया, थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि ये पियर ब्रिज है क्या। पियर ब्रिज वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज बन गया है, वो जो कि मणिपुर में बनाया जा रहा है, जिसका टोटल ऊंचाई है 141 मीटर। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 139 मीटर, जो कि माला रेजिका ब्रिज, माला रेजिका ब्रिज, माला रेजिका ब्रिज नाम इसका भी याद रखिएगा, जो कि मोंटेनग्रो यूरोप में है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इसके नाम पे था, बट अब ये रिकॉर्ड मणिपुर के नाम आ जाएगा। मणिपुर में 141 मीटर ऊंचा ये पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये तो हो गया ऊंचाई की बात। अब लंबाई अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई है 703 मीटर। ये सब काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है। टोटल कॉस्ट है इसका, टोटल बजट इसको दिया गया 280 करोड़ का, और टारगेट है इसको कंप्लीट करने का 2022 तक। ठीक, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो हमारा ब्रिज बन रहा है ये किस रिवर पे बन रहा है। तो ये जो रिवर बन रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आई जे रिवर, आई जे आई रिवर, ये रिवर का नाम है, जो कि वहां पे एक जगह है नोनी, नियर नोनी, नोनी जगह के आसपास ये नदी है, वहीं पर ये पियर ब्रिज को बनाया जा रहा है। इसमें टोटल 45 टनल रहने वाले हैं, काफी ज्यादा टनल की भी संख्या है, 45 टनल रहने वाले हैं। और टनल नंबर 12 बोलता है कि सबसे लॉन्गेस्ट रहने वाला है, जो कि 10.280 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। और ये साथ ही साथ इतना लंबा टनल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि ये टनल जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट टनल बन गया। क्लियर है यहाँ पे सबका? ये न्यूज क्लियर होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। और ऐसा ही ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, पियर ब्रिज का, देख सकते हो कैसे ब्रिज, पिलर पे ब्रिज को बनाया जा रहा है। ऐसा ही स्ट्रक्चर आता है आपका पियर ब्रिज का। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस रिवर आइजाई इन मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली फेस्ड पावर आउटेज इन इंटायर नेशन? कौन सी कंट्री हाल ही में पूरे देश में पावर आउटेज का सामना किया है? किस कंट्री ने? मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेबनान। तो ये जो किया गया है श्रीलंका के द्वारा किया गया है। मैंने कल ही इस न्यूज को डिस्कस किया था कि श्रीलंका ने हाल ही में पावर आउटेज को फेस किया पूरे कंट्री में 1 घंटे के लिए। जब न्यूज में आ गया तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं श्रीलंका, मॉरिशस, लेबनान, इन सब कंट्री को। ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ छोटा सा जो ये देश आपको दिख रहा है ये है श्रीलंका। ऊपर आते हैं, चलते हैं लेबनान की ओर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये रहा हमारी लेबनान कंट्री, इजराइल, सीरिया, इन सब से ये अपना बाउंड्री शेयर कर रही है। अब आते हैं मॉरिशस की ओर। मॉरिशस हमारा नीचे मेडागास्कर के नीचे है। मैंने 1-2 दिन पहले भी आप लोगों को दिखाया था कहाँ पे हमारा मॉरिशस। ये रहा आपका मॉरिशस आइलैंड, ये एक पूर्ण रूप से आइलैंड कंट्री है। मैंने आपको सारे देश का सैर करा दिया। हमेशा सबको आप भारत के से कंपेयर करके देखेंगे, भारत से मॉरिशस कहाँ पे पड़ता है, भारत से लेबनान कहाँ पे पड़ता है, भारत से श्रीलंका कहाँ पे पड़ता है। सॉरी, तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड मेजर एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी टू कवर हाउ मेनी बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट? यानी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने बॉर्डर और तटीय जिलों को कवर करने के लिए एनसीसी के बड़े विस्तार को मंजूरी दी है। इनका टारगेट कितना है डिफेंस मिनिस्ट्री का? 173, 73, 101 या फिर 153? तो ये जो टारगेट है होम मिनिस्ट्री का 173 है, यानी कि 173
जिलों को ये कवर करेगी जो कि बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट होंगे। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस न्यूज को भी आप ध्यान में रख सकते हो। उल्टा घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 173 बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में एनसीसी के एक्सपेंशन को अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली आरबीआई हैज एडॉप्टेड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म फॉर ऑल चेक एबव हाउ मच रुपीस, यानी हाल ही में आरबीआई ने सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म को अपनाया है। वह कितने रुपये से ऊपर के लिए है? मोर देन 50,000, मोर देन 1 लाख, मोर देन 1,50,000, मोर देन 2 lakhs। तो ये जो होगा मोर देन 50,000 यानी 50,000 का से ज्यादा का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के थ्रू जाना होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है। मान लिया जाए आप किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करते हो, ठीक है। तो आप जो चेक जारी कर रहा है, चेक जारी करने वाला व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक का डिटेल भेजना होगा, जिससे कि चेक का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित बनेगा और साथ ही साथ चेक के क्लियरेंस में भी कम टाइम लगेगा। मान लिया जाए कि आप ए पर्सन हो, ठीक है, आपका खाता है एसबीआई बैंक में, आप बी पर्सन को चेक इशू करते हो, किसे चेक देते हो, आपको उस चेक का डिटेल एसबीआई बैंक को भेजना होगा, जो कि ये बंदा उस बैंक को भजाने के लिए अगर एसबीआई के पास जाए तो एसबीआई उसको तुरंत से वेरीफाई कर सके कि हाँ इस चेक से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है कि ये चेक ऑलरेडी किसी और के नाम पे इशू कर दिया गया है। इससे क्या होगा, प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट बनेगा, क्लियरेंस में भी ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद होगा, साथ ही साथ ज्यादा सुरक्षित भी ये होगा। सो आई होप कि आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, और अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप 10 क्वेश्चन को पहले आंसर ना देखें, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, उसके बाद आप आंसर को देखें। तो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही हो और साथ ही साथ खुद भी आगे बढ़ते जाइए, हमें भी आगे बढ़ाइए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।